जब हमारे पास रिफ्रैक्ट करती है, सो वी हैव द refraction of the light. So we have the refraction of the light. और इसमें हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेवलेंथ से उसका क्या रिलेशनशिप होता है। दूसरा, हमारे पास जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट हमारे पास किस तरीके से अपने पाथ को चेंज करती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहती है। नेक्स्ट वन, हमने ये डिस्कस किया कि जब हमारी लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाती है। हमने इस बात को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जब हमारे पास पैरेलल आपके पास लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है और मीडियम पैरेलल हैं, तो हमारे पास किस तरीके से आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को किन्हीं भी दो इंटरफेस पे लगा सकते हो, कोई भी दो बाउंड्रीज पे लगा सकते हो, लेकिन ये दो बाउंड्रीज आपस में पूरी तरीके से पैरेलल होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर बच्चे आपको दोबारा से ये चीज समझा देता हूँ। हमारे पास बड़ा फंडामेंटल सा पॉइंट है, अगर मेरे पास यहाँ पर बाउंड्री, सपोज ये मेरे पास बाउंड्री है और ये मेरे पास नॉर्मल है, लाइट हमारे पास ट्रेवल कर रही है, लाइट हमारे पास यहाँ से ट्रेवल कर रही है, सपोज इट गेट्स डिविएटेड, लाइट हमारे पास यहाँ पे डिविएट हो रही है नॉर्मल के साथ। अगर एंगल मेरे पास θ1 है और यहाँ पर नॉर्मल के साथ एंगल θ2 है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ पर μ2, और हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ θ2। सो μ1 साइन ऑफ θ1 is equal to μ2 sin of θ2. So μ1 sin θ1 is equal to μ2 sin θ2. ये लाइट हमारे पास इंसिडेंट हुई, ये लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हुई। हमारे पास अगर बहुत ज्यादा मीडियम्स आ जाएं और वो सारे के सारे मीडियम पैरेलल बाउंड्री से आपके पास सेपरेटेड है, मेरे पास ये पहला आपके पास बाउंड्री आ गई, ये हमारे पास यहाँ पर दूसरी बाउंड्री आ गई, ये दो बाउंड्रीज है और इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास यहाँ पर μ2 का, ये हमारे पास है μ1 का और ये मेरे पास है μ3 का। तो मेगा हमारे पास लाइट कहीं ना कहीं तो चलेगी, लाइट के लिए हमारे पास यहाँ पर ये सबसे पहला नॉर्मल हुआ, लाइट क्या करेगी, लाइट हमारे पास यहाँ पर गई एंड सपोज कि ये लाइट आपके पास यहाँ पर बेंड होकर यहाँ पर पहुंच गई, सपोज यहाँ पहुंच गई, इसके बाद लाइट बाउंड्री पे पहुंच रही है तो ये आपके पास एक नॉर्मल है और इसके बाद लाइट आपके पास यहाँ कहीं पर पहुंच गई। हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या कहने की कोशिश करता है, इफ दिस इज एंगल अल्फा, this is angle beta, this is angle beta, then this is angle gamma, और इनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक टाइम पर एक रिफ्रैक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं पहले इस बाउंड्री की बात करता हूं विच इज x एंड y, फिर हम दूसरी बाउंड्री की बात करते हैं x डैश y डैश, और मेरे पास यहाँ पर स्नेल्स लॉ कैसे काम करेगा, पहली रिफ्रैक्शन के लिए μ1 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ बीटा, बड़े ध्यान से करना। दूसरी रिफ्रैक्शन के लिए μ2 साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू μ3 साइन ऑफ गामा, μ3 साइन ऑफ गामा, μ3 साइन ऑफ गामा। यहां पर इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या पता लग रहा है, आपके पास पहली इक्वेशन और मेरे पास दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन की हमारे पास एक एक टर्म कॉमन है, फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, इस वजह से आप क्या लिख सकते हो,
म्यू वन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन ऑफ गामा, म्यू थ्री साइन ऑफ गामा, म्यू थ्री साइन ऑफ गामा। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है, जहां पर लाइट हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और अगर ये मीडियम पैरेलल हैं तो आप किन्हीं भी दो मीडियम पे डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। न म्यू वन और म्यू थ्री को डायरेक्ट रिलेट कर सकता हूं, और रीजन क्या है? क्योंकि इनके बीच में जो बाउंड्रीज है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये आपस में पैरेलल है। क्योंकि ये आपस में पैरेलल है तो मैं डायरेक्ट यहां पर ये चीज लिख सकता हूं, म्यू वन साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन ऑफ गामा। जी राघव बोलो बच्चे। सर वो एंगल पे तो लगा सकते सर ये लॉ सर। क्या बेटा? बोलो शाबाश। सर अगर सर ये दो सर कुछ एंगल पे हो सर तो ये लॉ लगेगा? नहीं, ये बच्चे हमारे पास ये लॉ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये लॉ हमारे पास एप्लीकेबल तभी है, एक्चुअल के अंदर ये लॉ लगना और जो रिजल्ट अभी मैं आपको बता रहा हूं, उन दोनों रिजल्ट्स के अंदर बहुत बड़ा फर्क है बच्चे। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी रिफ्रैक्शन होती है एक बाउंड्री के ऊपर तो स्नेल्स लॉ लगता है, और अगर ऐसी मल्टीपल बाउंड्रीज आ रही हैं तो आप डायरेक्ट पहले दूसरे या तीसरे को पांचवें छठे सातवें आठवें के साथ रिलेट कर सकते हो। नोट बड़ी बच्चे आपके पास कैन स्टॉप यू, मतलब कि आपको कोई मना नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब बच्चा हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना। ये मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, देखते चलो। ये मेरे पास पहली बाउंड्री, ये दूसरी बाउंड्री, ये आपके पास तीसरी बाउंड्री, ये हमारे पास चौथी बाउंड्री, ये बच्चा हमारे पास पांचवी बाउंड्री, एंड सो ऑन, बहुत सारी बाउंड्रीज है। और ये सारी बाउंड्रीज आपस में पैरेलल है। तो म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू फाइव और म्यू सिक्स, ये सारी बाउंड्रीज पैरेलल है और सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। अब सपोज कि टीचर मुझे ये बोल देता है कि मेरे पास यहाँ पे लाइट एंगल बना रही है बच्चे थीटा वन, मेरी बात को समझ पा रहे हो, और लाइट यहाँ पर पहुंची दूसरे मीडियम के अंदर, ये एंगल आपके पास थीटा टू, ये एंगल थीटा टू, और ऐसा करते करते हमारे पास यहाँ पर इस बाउंड्री पे लाइट पहुंची, और इस बाउंड्री पे लाइट जब यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर मेरे पास एंगल बन रहा है थीटा फाइव, समझो। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप बाद वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो डायरेक्ट। और वो इसलिए क्योंकि आपके पास ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री आपस में क्या बच्चे, पैरेलल। अगर ये दोनों बाउंड्रीज पैरेलल, मेरी बात का मीनिंग अगर आप समझ सको तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन म्यू वन साइन ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू म्यू फाइव साइन ऑफ थीटा फाइव। यानी कि आप बाकी की स्टेटमेंट्स को, बाकी की टर्म्स को इग्नोर कर सकते हो, आप उनको यहाँ से हटा सकते हो, लेकिन ये तभी तक एप्लीकेबल है जब तक ये बाउंड्रीज आपस में पैरेलल है। अगर ये बाउंड्रीज आपस में पैरेलल नहीं है तो आप ये लॉ नहीं लगा सकते, आप यहां से ऐसी सिचुएशन नहीं बना सकते। कैसे? सपोज कि मेरे पास यहाँ पे टीचर बोलता है ये पहली बाउंड्री है और ये बच्चा हमारे पास दूसरी बाउंड्री। कीप वॉचिंग दिस, इसको देखते रहिए। और हमारे पास यहाँ से लाइट आपके पास पहुंची, लाइट आपके पास यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई और लाइट यहाँ पर पहुंची, और लाइट दोबारा से हमारे पास क्या होगी, रिफ्रैक्ट होके बाहर की तरफ को पहुंच गई। अब हमारे पास यहाँ पर ये आ गया आपके पास पहला नॉर्मल, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा नॉर्मल। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये मेरे पास एंगल है आपके पास थीटा वन, ये एंगल है थीटा टू। तो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ, वो आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा टू। और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एंगल, ये बच्चे जो हमारे पास अब एंगल बनेगा वो आपके पास थीटा थ्री। नाउ ये मेरे पास बाहर की तरफ एयर है म्यू वन, ये आपके पास म्यू टू, और ये दोबारा से मेरे पास म्यू वन।
क्योंकि हमारे पास जिन दो बाउंड्रीज पे रिफ्रैक्शन हो रही है ये आपस में 90 डिग्री पे है, तो अब आप डायरेक्टली μ1 को इस μ1 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन चाहिए होंगी। आपके पास फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, आपके पास पहली रिफ्रैक्शन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी। तो मेरे पास μ1 साइन ऑफ θ1 एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास μ2 साइन ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा θ2। ये पहली। और दूसरी रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए आपके पास क्या बन जाएगा। अगर मेरे पास सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रही है तो मेरे पास μ2 साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ θ2 इज इक्वल टू, यहां पर बच्चा हमारे पास μ1 साइन ऑफ θ3। तो μ1 साइन ऑफ बच्चा हमारे पास परनीत साइन ऑफ θ3 बच्चे आपके पास आएगा गौरव। तो आदित्य ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ी सिंपल सी। अब हमारे पास यहाँ पर आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरे पास मेरी पहली बाउंड्री है, जो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली बाउंड्री है, ये हमारे पास पहली बाउंड्री, और जो मेरे पास यहाँ पर दूसरी बाउंड्री है, ये दोनों बाउंड्रीज आपस में पैरेलल में नहीं। तो आप डायरेक्ट μ1 को नेक्स्ट μ1 के साथ रिलेट नहीं कर सकते। अगर मैं आगे चलूं तो मेरे पास यहाँ पर μ1 साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, cos θ2 एंड वी हैव μ1 साइन ऑफ θ3। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी और ये मेरे पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्शन का आपके पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी लाइट हमारे पास रिफ्रैक्ट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो लाइट अपने पाथ को चेंज करती है और आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो एंगल विद नॉर्मल है इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं और ये स्नेल्स लॉ पूरी ऑप्टिक्स को डोमिनेट करके रखता है। आगे चलते हैं। इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें, सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द एपरेंट डेप्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की एपरेंट डेप्थ हमें कैसे नजर आती है, यानी कि अगर हम किसी स्विमिंग पूल के अंदर चले जाए या आप सिंपली बच्चे किसी पानी के गिलास को जो कि शीशे का बना हुआ है उसके अंदर अगर आप पानी को डाल दें और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, क्या ऑब्जेक्ट आपको जिस डेप्थ पे नजर आ रहा है वो रियल डेप्थ है या वो एपरेंट डेप्थ है, या फिर बच्चा हमारे पास कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको वो कम डेप्थ पे नजर आ रहा है या ज्यादा डेप्थ पे नजर आ रहा है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट, आपके पास प्लेस किया गया, प्लेस्ड एट द डेप्थ डी ऑफ द लिक्विड with refractive index mean, with the refractive index mean, with the refractive index mean, with the refractive index mean, जहां पर बच्चे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू के बराबर है। देखते तो हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन के एक मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको हम किसी मीडियम के अंदर प्लेस कर रहे हैं। तो ये बच्चा हमारे पास मीडियम है और हमारे पास ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया यहाँ कहीं पर, ये ऑब्जेक्ट है बच्चे, और इस ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है इस वक्त बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, डी के बराबर है। तो ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी डेप्थ इस वक्त हमारे पास किसके बराबर है, डी के बराबर है। ये ऑब्जेक्ट है बच्चा हमारे पास जिसकी डेप्थ आपके पास डी के बराबर है। अब जो ऑब्जर्वर है वो बाहर है और उसके पास यहाँ से लाइट कुछ इस तरीके से पहुंचेगी, लेकिन ये लाइट इस ऑब्जर्वर तक पहुंचने से पहले डेंसर टू रेयर मीडियम की बाउंड्री को क्रॉस करेगी और इस वजह से बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ये बच्चा हमारे पास बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मेरे पास नॉर्मल है एन, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास यहाँ पर ओ, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एम। जो मेरे पास ऑब्जर्वर है वो यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है। हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर आपके पास यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है, और वो इस लाइट को कहाँ से आता हुआ देखेगा? वो इस लाइट को क्या बच्चे मुड़ता हुआ देखेगा? नहीं। रे ऑप्टिक्स कहती है लाइट ट्रेवल्स इन दी स्ट्रेट लाइन, उसको लाइट यहाँ से आती हुई नजर आएगी। ठीक है स्तुति, उसको ये लाइट आपके पास यहां से आती हुई नजर आएगी मेगा, और वो ये देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास ऊपर कहीं पर इसकी इमेज बन गई है। अगर ये आर है तो ये भी बच्चा हमारे पास आर है, और हमको जो इसकी डेप्थ नजर आएगी दैट विल बी डी डैश। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया? डी डैश। ये हमारे पास यहाँ पे डी डैश है, और अब हम इसकी एपरेंट डेप्थ को कैसे निकालेंगे? सिंपल, हम यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं। मैं सबसे पहले ट्राइंगल लेता हूँ, ये ट्राइंगल ओ ए एम। यहाँ पर टेंजेंट ऑफ आई, या अप्रोक्सीमेटली बोलो तो आई किसके बराबर है? ये बच्चा हमारे पास है परपेंडिकुलर, जो कि मेरे पास है ए एम, और आ गया बेस जो कि आपके पास ओ ए, या फिर बच्चे हमारे पास डी आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ डैश और एम, और हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट ऑफ आर अप्रोक्सीमेटली आर, और ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ए एम डिवाइडेड बाई किसके बराबर है? डी डैश। आई थिंक सो ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही। ठीक है सलोनी, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ। देखिए स्नेल्स लॉ लगाना जरूरी है। स्नेल्स लॉ ये बताता है कि लाइट जब एक मीडियम को ट्रेवल करके दूसरे में जा रही है, जहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मेरे पास क्या कंडीशन आपके पास आ जाएगी? वे आर म्यू इनटू साइन ऑफ आई, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इनटू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ आई। क्योंकि एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं बच्चे, तो हमारे पास इसको अब आप क्या लिख सकते हो? म्यू इनटू आई इज इक्वल टू आर। आपके पास यहाँ पर म्यू इनटू आई की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? ए एम अपॉन डी, और बच्चा आर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? ए एम अपॉन आपके पास डी डैश। तो ए एम से ए एम कैंसल, तो मेरे पास जो एपरेंट डेप्थ है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? सो एपरेंट डेप्थ डी डैश विल बी ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। सो दिस इज अ ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। और शिफ्ट कितने का हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर शिफ्ट इन पोजीशन, तो आपका जवाब बड़ा सिंपल सा, इसका जो शिफ्ट ऑफ पोजीशन होगा दैट विल बी डी माइनस ऑफ डी डैश, और दिस विल बी डी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, ये इसकी डेरिवेशन होगी जो 2 या 3 मार्क्स की आएगी। अब चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, अ बल्ब इज प्लेस्ड, एक बल्ब है बच्चा हमारे पास, उसको प्लेस किया गया। अ बल्ब इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर में, इनसाइड लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। कैलकुलेट, हमको यहां पर कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बल्ब, एपरेंट डेप्थ ऑफ द बल्ब, एपरेंट डेप्थ ऑफ द बल्ब। यानी कि बच्चे हमें यहाँ पर इस बल्ब की बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी? यह बच्चा हमारे पास एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। ओके, सो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी एपरेंट बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी? बच्चे डेप्थ बच्चे आपके पास आ जाएगी। चलिए, सो हमारे पास अब अगर हम आगे की तरफ को चलें तो हमारे पास यहाँ पर नई चीज क्या निकल कर आती है बच्चे?
सो हमारे पास यहाँ पर इसका सोल्यूशन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, द एपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4/3। सॉल्व करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, और मेगा हमारे पास इसका शिफ्ट कितने के बराबर आ जाएगा, सर दिस विल बी इक्वल टू 40 माइनस 30, यानी कि 10 सेंटीमीटर का फर्क बच्चा हमारे पास। तो ये हमको पता होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए कि भाई काम कैसे करना। अब बच्चे हम दूसरी बात सोचे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास रेयर मीडियम में हो और मैं चाहूं कि मैं उसे डेंसर मीडियम से देखूं, तो मुझे वो कैसे नजर आएगी। सो नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ द apparent height, the concept of the apparent height, the concept of the apparent height। बच्चा हमको यहाँ पर apparent height के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना है। यहाँ पे हमको स्टडी करना है कि apparent height की वैल्यू बच्चा हमारे पास किसके बराबर होगी। जरा चेक करते, जरा अंडरस्टैंड करते। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक मीडियम है, नीचे डेंसर ऊपर रेयर, और हमारे पास रेयर मीडियम के अंदर ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर प्लेस है, और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है फ्रॉम द बाउंड्री, ये मेरे पास h के बराबर ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से मेरे पास एक लाइट आएगी, ये लाइट बच्चा हमारे पास किसी ऑब्जर्वर के पास जा रही जो पानी में, और हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल है। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये जैसी डेंसर मीडियम में घुसेगी तो ये बच्चे आपके पास स्लाइटली बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल ऐसे। और जो ऑब्जर्वर हमारे पास नीचे बच्चा हमारे पास जो ऑब्जर्वर है, तो वो ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, तो जरा चेक करते। तो हमारे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है बच्चे ऐसे, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को ये लाइट कहाँ से आती हुई नजर आएगी, ऊपर कहीं से। यहाँ पर बच्चा हमारे पास इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि लाइट थोड़ी ऊपर से आ रही है, यहाँ कहीं से आपके पास आ रही। सो दिस इज ओ डैश, और ये बच्चा हमारे पास ओ है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, ये लाइट बच्चा आपके पास ऐसे पहुंची, यहाँ पर पहुंची, लेकिन इसको ये लाइट थोड़ी ऊपर से आती हुई नजर आई। हमारे पास यहाँ पर हाइट बच्चा आपके पास h, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी हाइट बच्चा आपके पास क्या आ जाएगी, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी h डैश, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी h डैश बच्चा आ जाएगी, ये बच्चा हमारे पास h डैश। अब देखो मेरे पास यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इतना बड़ा, याद रखना बच्चे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इतना बड़ा, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगी आपके पास z की प्रॉपर्टी से। ये एंगल ऑफ मेरे पास रिफ्रैक्शन है, अगर हम प्रॉपर्टी से जाएं तो ये बच्चा आपके पास r है, ये r है, तो ये भी बच्चा हमारे पास r। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर रट्टा नहीं मारना, चीजों को अंडरस्टैंड करना। और हमारे पास आ गया ए ओ ओ डैश, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया m। तो ए ओ ओ डैश और बच्चा हमारे पास कितना आ गया m, और बाहर मेरे पास यहाँ पर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर डेंसर है तो म्यू बच्चे आपके पास क्या आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब करना कैसे समझते, तो सबसे पहला काम टेंजेंट ढूंढना। तो इन ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पर AOM, पिछली बार भी ऐसा ही कुछ था, बिल्कुल भाई ऐसा ही होगा। इसमें मेरे पास टेंजेंट ऑफ आई या फिर अप्रोक्सीमेटली आई आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बच्चा हमारे पास परपेंडिकुलर AM और बेस, तो ये H। इन दी ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पर बच्चे A O डैश और बच्चे हमारे पास M, यहाँ पर मेरे पास टेंजेंट ऑफ R और अप्रोक्सीमेटली R, सो दिस इज AM अपॉन कितना आ जाएगा H डैश आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया H डैश। अब करना क्या है, स्नेल्स लॉ लगा देना। सो स्नेल्स लॉ ये बोलना बहुत जरूरी है बच्चे, क्या हमारे पास यहाँ पर स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ तो मुझे क्या चीज पता लगती है, मुझे पता लगता है बच्चे कि 1 इंटू साइन ऑफ आई
एंड दिस इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ आर। और हमारे पास आई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, आई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। आई की वैल्यू मेरे पास ए एम अपॉन एच, एंड बच्चा हमारे पास म्यू, आर की वैल्यू ए एम अपॉन एच डैश। तो हमारे पास ए एम से एम कैंसिल हो गया, तो जो हाइट है वो बढ़ गई, जो हाइट है बच्चे एच डैश म्यू टाइम्स आपके पास एच आर बढ़ गई। यानी कि बच्चे जो हमारे पास यहाँ पर इनसाइड वाटर है, तो ऑब्जर्वर इनसाइड डेंसर मीडियम, इनसाइड द डेंसर मीडियम, जो ऑब्जर्वर है डेंसर मीडियम के अंदर ऑब्जर्व्स द लार्ज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्ज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट की लार्ज हाइट को क्या करेगा बच्चे, ऑब्जर्व करेगा, बहुत बड़ा। और शिफ्ट कितने का हो जाएगा, सो हमारे पास इस केस में शिफ्ट आपके पास है, तो ये हाइट h बड़ी है माइनस ऑफ h, मतलब कि हम दैत्याकार नजर आएंगे। अगर कोई नॉर्मल सा बच्चा जो बिल्कुल पतला सुकड़ा सा बंदा है, उसको एकदम, कभी आपने जो ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की होती है पर वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर पानी भर के अपने हाथ को पीछे रखकर देखा बच्चे, आपको लगेगा कि आपके हाथ की उंगलियां सूज गई। वो क्यों सूजी, क्योंकि आप यहाँ पर उसको अलग मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे। तो ऐसा ही बच्चा हमारे पास मछलियों के साथ भी होता है। मछलियों को जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इंसान है, जितनी भी चीजें बहुत एनॉर्मस, बहुत बड़ी बच्चे नजर आते हैं। मैं कि अगर आप में से कोई बच्चा जाकर इस वाटर टैंक एक्वेरियम के पास जाके खड़ा हो जाए, ला भाई तुम तो खली से भी बड़े नजर आओगे, क्योंकि लाइट क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट होके आ रही है। लाइट का काम है बच्चे अपने पाथ को चेंज करना, तो जो मछली है उसको लगेगा लाइट पता नहीं कितनी दूर से आ रही है, कितनी बड़ी जगह से आ रही है, तो उसको आपका चेहरा एकदम सूजा हुआ नजर आएगा, आपकी हाइट बड़ी बड़ी नजर आएगी, इस वजह से क्योंकि लाइट आपके पास रिफ्रैक्ट कर रही। तो हमारे पास यहाँ पर अब ये चीज क्या आ गई, ये बच्चा हमारे पास आ गया म्यू एच माइनस एच, तो हमारे पास एच है और यहाँ पर क्या आ जाएगा म्यू माइनस वन, तो एच और यहाँ पर बच्चे हमारे पास म्यू माइनस वन। ये डेरिवेशन के साथ साथ क्वेश्चन भी आ सकता है, और क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला आएगा, बिल्कुल बच्चों वाला आएगा। देखो कैसे क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास यहाँ पर ये बाउंड्री है, ऊपर बच्चे हमारे पास एयर है, नीचे बच्चे हमारे पास वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मान लो, मानने में क्या जाता है, और यहां से मेरे पास मेरी जो हाइट है बच्चे वो 60 सेंटीमीटर है। अब जो पानी के अंदर ऑब्जर्वर है उसको आपकी ये हाइट कैसे नजर आएगी, उसको बच्चा हमारे पास ये हाइट कितनी नजर आएगी, एच डैश, बोलो भाई, तो ये आएगी बच्चे म्यू मल्टीप्लाइड बाई 60 सेंटी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस विल बी 3/2 इंटू 60, तो ये कैंसल होकर बच्चा हमारे पास 90 सेंटीमीटर। भाई साहब आपकी जो हाइट है वो बच्चा हमारे पास 90 सेंटीमीटर, मतलब कि 60 नहीं 90 सेंटीमीटर बड़ी आपकी हाइट नजर आएगी। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और क्यों होता है, क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम में जाकर क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये लाइट आपके पास रिफ्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये काम ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये काम ऐसा हो। तो ये हमारे पास दो बेसिक से टॉपिक है, बहुत बेसिक से टॉपिक, ज्यादा मुश्किल नहीं। इसके अंदर टीचर आपके पास ये बोलेगा जी मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट थी, मैं उसको नेक्ड आई से देख रहा था, मैंने पानी डाल दिया, उसकी हाइट बढ़ गई, है ना, उसकी डेप्थ बढ़ गई, अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, अरे बता देंगे यार, क्या दिक्कत है इसके अंदर से, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर ये चीजें, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो बता ही देता हूँ चलो। तो हमारे पास जैसे टीचर ने बोला जी देखिए ये मेरे पास एक बीकर था, है ना, और इस बीकर के बिल्कुल बॉटम पे एक क्या था बच्चे, हमारे पास डॉट था, और हमारे पास अब यहाँ पर जो इसकी डेप्थ थी वो करीबन 80 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और किसी ने बोल दिया जी मैंने इसमें पानी डाल दिया, मैंने पानी इसके अंदर भर दिया आपके पास,
बिल्कुल पानी बच्चे आपके पास भर दिया। पानी के भरते ही बच्चे अब मुझे ये डॉट यहाँ पर नजर आ रहा है और ये डॉट बच्चे हमारे पास अब 80 सेंटीमीटर की बजाय आपको 60 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है। ठीक, ये डॉट की इमेज अब आपको यहाँ नजर आ रही है। तो टीचर बोलेगा कि बताओ पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अरे हद है यार, इतना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। बताओ कैसे है बच्चा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप पानी भर रहे हो तो आपके पास पहली थी 80, अब रहेगी 60, तो 60 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई म्यू, ये कैंसल, तो म्यू इज इक्वल टू 8/6 और ये बच्चे हमारे पास 4/3। लो जी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन हो गया सॉल्व बच्चे हमारे पास। क्या मुश्किल है इसके अंदर से, बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, बिल्कुल हो जाएंगे, घबराना नहीं बच्चे इसमें से। तो ये बच्चे हमारे पास डॉट है और ये बच्चे हमारे पास इस डॉट की इमेज बन जाएगी। चलो आगे चलते। तो अब बच्चे हमारे पास इसके बाद जब हम इतने टॉपिक्स खत्म कर लेते हैं तो हमारे पास नया पॉइंट आता है बच्चे, और जो नया पॉइंट है इट इज अ सेपरेट टॉपिक विच इज नोन एज टू बी द TIR। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास है क्या, बारी बारी इसको धीरे धीरे इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम, धीरे धीरे बच्चे आपके पास इसका पोस्टमार्टम करेंगे। पहले हम समझेंगे कि इसके डेफिनेशन क्या कहती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके पास डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन, जब बच्चे हमारे पास, व्हेन द लाइट, जब बच्चे हमारे पास लाइट, व्हेन द लाइट traveling from denser medium, traveling from denser medium towards rarer medium, denser medium towards a rarer medium, and it has angle of incidence greater than critical angle। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है ये भी देख लेंगे। एंड इट हैज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, greater than the critical angle, then this light refracts and bends towards denser medium, and bend towards denser medium, bend towards denser medium। और ये लाइट बच्चे आपके पास डेंसर मीडियम की तरफ को मुड़ जाती है, इट रिफ्रैक्ट्स एंड बेंड्स टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम। ये बच्चे हमारे पास दोबारा से डेंसर मीडियम की तरफ को आ जाती है, ये दोबारा से बच्चे हमारे पास डेंसर मीडियम के पास आ जाती है। दिस इज कॉल्ड TIR, दिस इज कॉल्ड TIR। इस चीज को बच्चे हम फिजिक्स में बोलते हैं TIR। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास दो चीजें मुझे समझ में आती, और वो क्या बच्चे, नंबर वन, जो लाइट है बच्चे वो कहाँ से कहाँ पर चलनी चाहिए, तो आप बोलोगे जी लाइट आपके पास डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ चलनी चाहिए। क्या उल्टा हो सकता है, नहीं, आपके पास डेंसर टू रेरर। और दूसरा बच्चे हमारे पास क्या, और दूसरा बच्चे हमारे पास क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या, द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। जो बच्चा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास इज ग्रेटर देन, ये बच्चा आपके पास ग्रेटर होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये बच्चा हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये बच्चा हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है बच्चे तो ही बच्चे हमारे पास ये काम कर पाएगा। पर कैसे, बच्चा बोलता है कैसे, मैं बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये बाउंड्री है, इसके ऊपर वाली तरफ रेरर मीडियम, नीचे डेंसर। तो ये बच्चा हमारे पास रेरर और ये बच्चा हमारे पास डेंसर, और हमारे पास लाइट इंसिडेंट हुई डेंसर से, लाइट हमारे पास इंसिडेंट हुई डेंसर से ऐसे, और ये लाइट हमारे पास जैसे ही इस बाउंड्री पे पहुंची तो ये बच्चे लाइट आगे जाने के बजाय पीछे वापस आए। जैसे यहाँ पर बच्चे
किसी ने कोई मिरर को प्लेस कर दिया हो, क्योंकि मिरर में तो ऐसा कुछ होता है। और हमारे पास मजेदार बात क्या है बच्चे, कि ये जो लाइट है हमारे पास, ये लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ एक स्पेशल एंगल से बड़ा होता है, जिसको बच्चे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। दिस आई इज ग्रेटर देन सी, तो ये भी बच्चे आई है। इस पर्टिकुलर रे को हम क्या बोलते हैं, टी आई, यानी कि बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रेयर मीडियम में जाने के बजाय दोबारा से कहां पर आ गई, डेंसर मीडियम में। दिस इज कॉल्ड टी आई। इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चे, टी आई आर। और ये ऐसा लगता है जैसे ये रिफ्रैक्ट नहीं कर रही, एक्चुअल में ये रिफ्रैक्ट ही कर रही है। एक्चुअल में हमारे पास ये लाइट इतनी रिफ्रैक्ट कर रही है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से बड़ा हो गया। ये लाइट कर रिफ्रैक्ट ही है, पर दिखाई ऐसा दे रहा है जैसे ये रिफ्लेक्ट कर रही है। पर ऐसा होता क्यों है, इस तक पहुंचते हैं। और सबसे पहले बच्चे हमारे पास क्रिटिकल एंगल तक समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास मुझे क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसको हम थीटा सी से डिनोट करते हैं। सो द क्रिटिकल एंगल जो बच्चा हमारे पास है, व्हाट कैन बी क्रिटिकल एंगल। सो द क्रिटिकल एंगल इज द, दिस इज द एंगल ऑफ, ये बच्चा हमारे पास एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बच्चा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ऑफ इन आपके पास लाइट इन डेंसर मीडियम विद नॉर्मल, इन डेंसर मीडियम, इन द डेंसर मीडियम विद नॉर्मल, जो कि बच्चे आपके पास नॉर्मल के साथ बन गए, विद द नॉर्मल, विद द नॉर्मल। It is the angle of incidence of the light in the denser medium with normal, where जहां पर बच्चे हमारे पास क्या होता है, the light, जहां पर जो लाइट है बच्चे travels, जो लाइट ट्रेवल कर रही है बच्चे parallel to the boundary between denser and rarer medium, boundary between denser and rarer medium, the denser and the rarer medium, the denser and the rarer medium, the denser and the rarer medium। जरा चेक करते हैं, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से बच्चे आपके पास बाउंड्री देखिएगा, और ये बच्चे हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है। और ध्यान से समझिए, ये लाइट बच्चे हमारे पास इंसिडेंट हो रही है, ठीक, मैं अभी आपको, और ये लाइट का नॉर्मल बना बच्चे, और ये लाइट बच्चे हमारे पास क्या होगी, थोड़ी सी इस तरफ को चलेगी। फिर बच्चे लाइट का इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया गया, तो जैसे बच्चा आपके पास बढ़ा दिया गया तो आपके पास लाइट थोड़ी सी और ज्यादा बेंड होगी, कहाँ की तरफ बच्चे, आपके पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द बाउंड्री। और फिर बच्चे जैसे ही एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ, और ये बच्चा हमारे पास नॉर्मल है, अब ये लाइट क्या करने लगी बच्चे हमारे पास, अब ये लाइट पैरेलल टू द बाउंड्री ट्रेवल करने लगी, ये लाइट ऐसे चलेगी। और इसके बाद बच्चा हमारे पास जैसे ही लाइट, इसके बाद हमारे पास जैसे ही लाइट आपके पास क्रिटिकल एंगल से बाहर की तरफ हो जाती है, इंसिडेंट होती है, तो लाइट आपके पास क्या कर जाती है, टी आई। ये लाइट बच्चे हमारे पास टी आई, हमारे पास यहाँ पे ये लाइट आपके पास क्या करेगी बच्चे, टी आई। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है θ1, ये बच्चे आपके पास θ2, ये आपके पास θ2, ये आपके पास R1, और ये बच्चे आपके पास R2, और ये रहा बच्चे क्रिटिकल एंगल, ये बच्चा हमारे पास है क्रिटिकल एंगल C। और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने के बराबर है, 90 डिग्री। और ये बच्चे हमारे पास अब इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो हमारे पास यहाँ पे लाइट क्या करेगी बच्चे, टी आई। मेरी बात को आप समझ पा रहे, अगर हमारी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ को जा रही है और ये लाइट क्रिटिकल एंगल से छोटी है, फिर तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रही है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अगर आप क्रिटिकल एंगल पे पहुंच जाओगे तो बेंडिंग बच्चे इतनी बढ़ जाएगी कि यह एंगल ठीक बच्चे आपके पास कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ये बच्चा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही, फिर समझो, जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ तो ये लाइट दोबारा से डेंसर मीडियम में आ जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड टी आई, दिस इज कॉल्ड टी आई। इस वजह से
फॉर क्रिटिकल एंगल, और इस वजह से फॉर क्रिटिकल एंगल, अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास स्नेल्स लॉ, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेरर मीडियम साइन ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री, है ना, क्योंकि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपके पास किसके साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के साथ जोड़ता है। तो हमारे पास म्यू डेंसर आपके पास आ गया म्यू, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर म्यू आ गया, एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर साइन, आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ गई बच्चे, आपके पास यहाँ पर म्यू है बच्चा हमारे पास, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, साइन ऑफ सी, और म्यू आर की जगह हमारे पास 1 साइन ऑफ 90 डिग्री, ये भी 1 हो जाता है। तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1/2। ये बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास इसके बराबर आ जाता है। नाउ दिस इज साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 किसके बराबर आ जाता है, म्यू के बराबर। So sin of C is equal to 1/μ. Now this is very very important. ये बच्चे हमारे पास बहुत बहुत important, इसके ऊपर मैं बहुत डिस्कशंस कर सकते हैं और करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे, बाकी अभी हम इस पे थोड़ा टिक जाएंगे क्रिटिकल एंगल पे और TIR पे, क्योंकि अब ये टिकने वाला टॉपिक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं और टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को डिस्कस करना। तो पहली चीज क्या हो सकती है, पहली चीज बच्चा हमारे पास ये हो सकती है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और या आप मुझे एक क्वेश्चन दो, दोनों एक ही चीज है, कि हमारे पास यहाँ पे टीचर बोलता है फाइंड द क्रिटिकल एंगल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर, जहां पर बच्चे हमारे पास फॉर द इंटरफेस ऑफ, फॉर द इंटरफेस ऑफ एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है बच्चे, एयर वाटर, एयर और वाटर के लिए जहां पर बच्चे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इस बच्चे हमारे पास 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 4/3। एक बात बच्चे आपको समझनी है कि हमारे पास वाटर और एयर में से डेंसर कौन सा है, तो वो वाटर, और आपके पास एयर रेयरर है तो वो उसकी जगह 1 आ जाएगा सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज गिवन बाय 1/μ ऑफ द वाटर। एक्चुअल के अंदर क्या होता है, द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, डेंसर मीडियम वाटर है, तो इसका गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो वी कैन राइट डाउन साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1/4/3। ये बच्चा हमारे पास 4/3, और देयरफॉर इस वजह से बच्चा हमारे पास साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 3/4, और सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बच्चा आपके पास 3/4, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, क्रिटिकल एंगल, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, इसका क्रिटिकल एंगल तैयार हो गया। तो ये बच्चा हमारे पास इसका क्रिटिकल एंगल बड़े आराम से आपके पास तैयार हो गया। क्या मुश्किल है इसके अंदर से, लेकिन ध्यान रखना बच्चे, जब आप स्कूल की बात करोगे या फिर बच्चे आप CBSE की बात करोगे तो वो बाहर बच्चे एयर को रेयरर मीडियम बना के चलता है, इसलिए आप जब अपनी स्कूल की कोई किताब उठाओगे या स्कूल का कोई क्वेश्चन करोगे तो वहां पर बच्चे साइन ऑफ सी 1/μ के बराबर है। वहां पर जो 1 है वो फॉर्मूला नहीं है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। चलो मुझे क्रिटिकल एंगल थोड़ा बहुत तो पता लगा, आगे चलते। इसी तरीके से अगर मुझे क्रिटिकल एंगल पता हो तो मैं क्या निकाल सकता हूं बच्चे, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमारे पास फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, एक डेंसर मीडियम के लिए फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम
डेंसर मीडियम के लिए बच्चे फॉर विच, जहां पर बच्चे आपके पास फॉर विच दी, जहां पर बच्चे हमारे पास द क्रिटिकल एंगल इज 60 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री, तो टीचर रेयर मीडियम के बारे में नहीं बता रहा, उसको एयर मान लेते हैं। वेयर क्रिटिकल एंगल इज 60 डिग्री। सॉल्यूशन, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, और म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री, और दिस इज 1 अपॉन √3/2, और दिस इज 2 डिवाइडेड बाई √3। तो ये बच्चा हमारे पास इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या मुश्किल है? नहीं यार, ये तो बड़ा आसान है, सही में बहुत आसान है बच्चे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो 1 है बच्चे, मैं बार बार आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर, क्योंकि बाहर का मीडियम अगर चेंज हो गया, रेयर मीडियम, तो इसका मतलब है बच्चे कि आपके पास क्रिटिकल एंगल पे भी फर्क पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बच्चे हमारे पास टीचर एक क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर है कि अगर मेरे पास म्यू आर, सपोज म्यू आर मेरे पास हाफ के बराबर है, और म्यू डेंसर ये बच्चे आपके पास 3/2 के बराबर है। सो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम, हमको बताना है कि क्रिटिकल एंगल इस मीडियम के लिए क्या होगा। सॉल्यूशन, तो बताओ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा। सो म्यू आपके पास रेयर अपॉन म्यू डेंसर इज इक्वल टू साइन ऑफ सी। तो बच्चा हमारे पास साइन ऑफ सी इज इक्वल टू हाफ, और बच्चे आपके पास 3/2, तो ये कैंसर। तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो ये बच्चा हमारे पास क्रिटिकल है। क्या मुश्किल है इसके अंदर से? हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकालना तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है, या क्रिटिकल एंगल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना वो भी बहुत मुश्किल नहीं, बहुत बच्चे हमारे पास आसान है। तो हमारे पास अब समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये, क्योंकि बच्चे हमारे पास म्यू, जो हमारे पास म्यू होता है, दिस इज गिवन बाय सी अपॉन वी। यस और नो? बिल्कुल सर, ये सी अपॉन वी के बराबर होता है। देयरफॉर इस वजह से बच्चे हमारे पास 1 अपॉन म्यू किसके बराबर आ गया, तो आप बोलोगे सर वी अपॉन सी, वी अपॉन सी, इसका मतलब सर ये वी अपॉन सी है। एंड हेंस इसी तरीके से बच्चे आपके पास क्रिटिकल एंगल की एक और डेफिनेशन आ जाएगी, बोलो क्या आ जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और we can write down sine of c is equal to v divided by 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तब इस पे भी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि टीचर मुझे बोल देगा कि आप ये बताएं कि इफ, अगर बच्चे क्वेश्चन है velocity of the light in a medium is 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, find critical angle of this medium, find critical angle of this medium, find the critical angle of this medium। आप इस मीडियम का, जी मुदित बोलो बच्चे। सर एक्चुअली 9 बजे से मैथ्स की मैं क्लास बस चालू हो जाती है। वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको। यस सर। फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस मीडियम, बस बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, वाइंड अप कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ बच्चे, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए बच्चे। तो ये बच्चे 1.5 into 10⁸ एंड डिवाइडेड बाई 3 into 10⁸, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ। तो आपके पास साइन ऑफ सी हाफ है, तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल कितने के बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ सी हाफ है तो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। ठीक, चलिए बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आए मुझे